नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत भाषा और लिपि चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब इसका भाग 1 पढ़ चुके हैं, आज इसका भाग 2 है। यदि आपने अभी तक इसका भाग 1 नहीं देखा है तो आपको वह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। कल हम जो भाग 1 में पढ़े थे उसमें हम भाषा के बारे में पढ़े थे, आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भाषा व लिपि। तो चलिए देखते हैं लिपि का अर्थ एवं परिभाषा, यानी लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि वर्णमाला करते हैं, क्योंकि देखिए यदि रहता वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं तो वहाँ पर वर्णमाला करते हैं। कब? जब वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं पूछता तब हम वर्णमाला करते हैं। यहाँ पर दिया है वर्णों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं, तो इसको जरा याद करिएगा। वर्णों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। और देखिए दूसरे शब्दों में यदि देखें तो देखिए ध्वनियों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को साधारण भाषा में हम लिपि की संज्ञा देते हैं, यानी उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। तो क्या समझे, वर्णों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। यदि दूसरे शब्दों में देखें तो ध्वनियों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को साधारण भाषा में हम लिपि की संज्ञा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिपि किसे कहते हैं यह समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो पॉइंट है, भारत की प्रमुख लिपियाँ। तो देखिए हमारे देश में कई लिपियाँ हैं, तो देखिए हम प्रमुख लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है सिंधु लिपि, दूसरा ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, शारदा लिपि, कलिंग लिपि, गुरुमुखी लिपि, ग्रंथ लिपि, गुजराती लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, मोड़ी लिपि, देवनागरी लिपि। तो देखिए हम जरा एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो आप सब ध्यान से समझिएगा। देखिए सिंधु लिपि, तो देखिए यह भारत की अति प्राचीन लिपि, यानी सिंधु लिपि जो है यह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। परंतु देखिए इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। क्योंकि मिट्टी से खड़ी तथा हाथी दांत से निर्मित मुहरों पर लिपि संकेतों से यह ज्ञात होता है कि यह सिंधु यानी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी तथा दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसलिए और देखिए कुछ लोग इस लिपि को चित्रलिपि कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए सिंधु लिपि, तो देखिए यह भारत की अति प्राचीन लिपि है, इसको याद रखिएगा। देखिए दूसरा है ब्राह्मी लिपि। तो देखिए यह भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि यह भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि है। कुछ विद्वान इसे विदेशी लिपि मानते हैं। तो देखिए कुछ विद्वान ने इस लिपि को भारत की माना है। और यह भी देखिए सम्राट अशोक ने अपने लेखों की लिपि को धम्म लिपि नाम दिया था, जिसको आज ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपको ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला है कुटिल लिपि। तो देखिए इस लिपि के अक्षर के सिरे पर ठोस त्रिकोण चिन्ह होते हैं, तो इसी कारण इसे कुटिल लिपि की संज्ञा दी गई है। और देखिए अगला है हमारा खरोष्ठी लिपि। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ यानी ललित विस्तार में उल्लिखित 64 लिपियों में से दूसरे स्थान पर खरोष्ठी लिपि का उल्लेख प्राप्त होती है। तो देखिए खरोष्ठी का मतलब क्या होता है इसे भी जान लीजिए। तो देखिए खरोष्ठी का अर्थ जो होता है गधे के ओठ वाली होता है। तो खरोष्ठी का अर्थ क्या होता है? गधे के ओठ वाली। तो देखिए इस लिपि में जो है वर्णमाला अत्यंत सरल तथा भाषा प्राकृत है। और देखिए इसमें संयुक्ताक्षर बहुत कम होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा खरोष्ठी लिपि के बारे में। और देखिए अगला हमारा शारदा लिपि। तो देखिए इस लिपि का जो प्रादुर्भाव हुआ था वह कश्मीर में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इस लिपि का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। अगला है हमारा कलिंग लिपि। तो देखिए गंगवंशी राजाओं ने अपने दान पत्रों पर इस लिपि का प्रयोग किया था।
इस लिपि के अक्षरों के सिरे वर्गाकार हैं तथा आरंभ के अक्षर समकोण के समान दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए यह कलिंग लिपि के बारे में था। और देखिए गुरुमुखी लिपि, तो देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इस लिपि का प्रयोग सिखों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में किया है। तो इस लिपि में पंजाबी भाषा की अनेक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है। देखिए यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि पंजाबी भाषा किस लिपि से संबंधित है। तो देखिए पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए ग्रंथ लिपि, तो देखिए पल्लव, पांड्य तथा चोल राजाओं द्वारा अपने अभिलेखों में ग्रंथ लिपि का प्रयोग किया गया है, तो जरा इसको याद रखिए। अगला है गुजराती लिपि, तो देखिए इसका जन्म नागरी लिपि से हुआ है। तो देखिए गुजराती लिपि का जो उद्भव जन्म हुआ है वह नागरी लिपि से हुआ है। इस लिपि में प्रारंभिक स्तर पर सिरों रेखाएं दिखाई पड़ती थीं, किंतु कालांतर में ये रेखाएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। इस लिपि का प्रयोग गुजरात राज्य में होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है हमारा तेलुगु कन्नड़ लिपि, तो देखिए ये दोनों लिपियां समान हैं, यानी ये दोनों लिपियां समान ही हैं। इन लिपियों का प्रयोग दक्षिण महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में होता है। और देखिए अगला है हमारा मोडी लिपि, तो देखिए इस लिपि को शीघ्रतापूर्वक लिखने के कारण अक्षरों में तोड़ मरोड़ आ जाता है। इसी कारण से इस लिपि को मोडी लिपि कहा जाता है। देखिए इस लिपि की रचना यादव राजाओं के मंत्री हेमाद्रि ने किया था। तो मोडी लिपि की रचना किसने किया था? तो देखिए इसकी जो रचना किया था वह हेमाद्रि ने किया था। अगला है हमारा देखिए देवनागरी लिपि। देखिए यह काफ़ी प्रचलित लिपि है, आगे हम सब इसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए देवनागरी लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देखिए देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो देखिए इसको याद रखिएगा। और देखिए एक प्रश्न यह भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि यह किस अनुच्छेद यानी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 343 राजभाषा के रूप में हिंदी तथा लिपि देवनागरी स्वीकृत है। तो देखिए देवनागरी लिपि किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 343 राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि दोनों स्वीकृत है। देखिए देवनागरी लिपि को जो है नागरी लिपि भी कहा जाता है, इसको भी जरा याद रखिएगा। और देखिए यह एक वैज्ञानिक लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है यह एक वैज्ञानिक लिपि भी है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें मैंने आपको सही बता दिया कि लिपि कौन है और उनके परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अगला देखते हैं देखिए देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि के बारे में कुछ पॉइंट हम सब देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इसका, इस लिपि की पहली विशेषता वैज्ञानिकता है। तो इसको जरा याद रखिएगा, इस लिपि की पहली विशेषता जो है वैज्ञानिकता है। और देखिए इस लिपि में मूलतः 14 स्वर, 35 व्यंजन, 3 संयुक्ताक्षर तथा कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। तो इस लिपि में जो है मूलतः 14 स्वर, 35 व्यंजन, 3 संयुक्ताक्षर तथा कुल मिलाकर 52 वर्ण है। और देखिए इस लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है, पीछे हम सब पढ़े हैं। और कुछ लोग इन्हें हिंदी लिपि भी कहते हैं। और देखिए तीसरा पॉइंट है देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में हुआ था। देखिए यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम गुजरात राज्य में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ, इसे जरा याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, यह देखिए विभिन्न भाषाओं के लिए प्रयुक्त लिपि। तो देखिए एक तरफ भाषा दिया और एक तरफ लिपि दिया है। तो देखिए यह प्रश्न जो है इसको जरा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें तो बढ़िया रहेगा, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यही बार बार पूछता है एग्जाम में कि भाषा दे देगा और लिपि दे देगा। पूछेगा कि पंजाबी भाषा किस लिपि से संबंधित है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि से संबंधित है? तो देखिए पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि से संबंधित है। इसी तरह अंग्रेजी का दे देगा तो रोमन से, उर्दू का फारसी से,
मराठी देखिए देवनागरी, गुजराती भी देवनागरी, संस्कृत भी देवनागरी, नेपाली भी देवनागरी लिपि से और हिंदी भी देवनागरी लिपि से। तो देखिए एक बार और इसको देख लीजिए, पंजाबी गुरुमुखी लिपि और अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी, मराठी जो है देवनागरी, गुजराती देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, हिंदी देवनागरी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये हमारा एक छोटा सा लिपि पर वीडियो बना था, और यदि इससे आगे भी और कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।